अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो स्टडी है माशाल्लाह अच्छे से अब चल रही है और ये जल्दी शायद समर की जो वेकेशंस हैं वो भी एक्सपेक्टेड है। इस वीडियो में हम जो कंप्यूटर की न्यू बुक आई है ना फेडरल बोर्ड में, इसका जो यूनिट 2 है उसकी एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो सेकंड जो चैप्टर है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिदम्स, इसमें जो क्वेश्चन 1 है सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग एमसीक्यूज। दर्ज झैल में ना कुछ एमसीक्यूज दिए हैं तो उनके जो बेस्ट सूटेबल आंसर है वो सिलेक्ट करने हैं। तो इसको डिस्कस आउट करते हैं। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई द एक्टिविटी दैट इज बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंसेस रादर देन एल्गोरिथमिक लॉजिक। तो ये जो एक्टिविटी है ना इसमें आपने निशानदेही करनी है जो एल्गोरिथमिक या लॉजिक है उसकी बजाय ज़ाती जो तरजीहात होती हैं ना पर्सनल प्रेफरेंस उस पर मबनी हो। तो इसके लिए ना ये वाला जो आंसर है ना डिसाइडिंग व्हाट टू ईट फॉर डिनर, रात के खाने में क्या खाना है ना ये जो फैसला करना। लेकिन हमने ये ऑप्शन क्यों सिलेक्ट की है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना डिसाइडिंग व्हाट टू ईट फॉर डिनर इज सब्जेक्टिव एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल टेस्ट मूड्स एंड डाइटरी नीड्स। तो रात के खाने के लिए ना खाने का फैसला ज़ाती जायके मूड ग़िज़ाई ज़रूरियात के मुताबिक ना हर शख्स के लिए मुख्तलिफ होता है। This choice does not follow a strict logical algorithmic, unlike sorting or mathematical calculations, which have clear rules. तो ये फैसला ना किसी सख्त ये जो algorithmic प्रेफरेंस है उसके अलावा नंबर्स वगैरह की जो तरतीब होती है उसके अलावा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है इसके रूल्स की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट की है ना वो। तो सेकंड जो स्टेटमेंट थी काउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स could easily be understood by the use of। ये जो काउंटिंग प्रिंसिपल है इसके मसाइल को आसानी से समझा जा सकता है ना तो किसके इस्तेमाल से। तो यहाँ पे ये जो कुछ दी थी ऑप्शंस उसमें से बेस्ट ऑप्शन है वो ट्री रिप्रेजेंटेशन है। तो ट्री रिप्रेजेंटेशन जो है इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अगर चेक करते हैं कि ट्री रिप्रेजेंटेशंस हेल्प टू विजुअली ऑर्गेनाइज ऑल पॉसिबल आउटकम्स बाय ब्रांचिंग ईच चॉइस इनटू फर्दर ऑप्शंस। तो ये जो ट्री रिप्रेजेंटेशन है इसमें जो भी हम इंतखाब करते हैं ना किसी चीज़ को जब सेलेक्ट करते हैं तो मज़ीद जो इख्तियारात होते हैं मज़ीद जो अथॉरिटी होती है ना उसमें तकसीम करके तमाम मुमकिन नताइज को ना हम विजुअली यानी देखने के तौर पर उसको हम ऑर्डर में कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ना, उसको तरतीब दे सकते हैं। दिस मेक्स काउंटिंग कॉम्बिनेशंस सिस्टमैटिक एंड क्लियर स्पेशली फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो ये जो तरीका है ख़ास तौर पर जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है ना पेचीदा मसाइल के लिए उनके लिए बेहतर है और उसके अलावा इनको ये मुनज़्ज़म भी करता है और वाज़े भी होता है यानी उनको बहुत क्लैरिफाई बना देता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है हाउ मैनी वेज कैन यू चूज़ 2 out of 5 डिफरेंट बुक्स टू टेक ऑन अ ट्रिप। तो आप कितने तरीके, इसमें ना ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता यानी तरतीब जो है वो ज़रूरी नहीं है। आप कितने तरीक़ों से ना 5 मुख्तलिफ बुक्स हैं उनमें से 2 किताबें ना वो आपने सफ़र पे साथ लेके जानी है तो कैसे उनको आप चूज़ करेंगे। तो इसमें तरतीब का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, ये उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। तो इसमें 10 वाला आंसर सेलेक्ट करना है लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू आप काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये क्लासिक कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम है ना। तो बिकॉज द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर, क्योंकि उसने बोला था कि जो उसकी तरतीब है ना जो ऑर्डर वो अहम नहीं है। और इसके लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है NCR, यहाँ पे C कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ होता है। इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल और इसके डिवीजन में ना r फैक्टोरियल फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखेंगे n - r होल फैक्टोरियल। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था ना डेटा उसमें n की वैल्यू 5 थी यानी टोटल बुक्स 5 थी और हमने जो चूज़ करनी थी वो 2, वो r की वैल्यू है। तो इस फार्मूले में n मीन टोटल जो वैल्यूज़ टोटल आइटम्स जो गिवन होते हैं और जो आप चूज़ करते हैं जो आपका सिलेक्टेड होती है ना चीज़ें या आइटम्स वगैरह वो r से रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो इसको जब आप इसमें पुट इन करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल जो है और इसके ओवर में लिखेंगे ना 2 फैक्टोरियल यानी r की वैल्यू फिर 5 - 2 यानी n - r फैक्टोरियल। तो आप इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। 5C2 ये कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चन है इसके सोल्यूशन से 10 आंसर आएगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है अ कमेटी ऑफ 3 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल, हाउ मेनी डिफरेंट कमेटीज कैन बी फॉर्म्ड। तो 8 अफराद का ग्रुप में से ना 3 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी मुंतखब करनी है।
एक कमेटी बनानी है जिसके 3 मेंबर्स हों, लेकिन टोटल जो मेंबर लोग हैं वो 8 हैं, तो उससे कितनी मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई जा सकती हैं। तो इसका 56 जो आंसर है ये सिलेक्ट करना है, लेकिन इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे आया है। तो ये भी जो है ना, ये कम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, जैसे हमने पिछले ही स्टेटमेंट में सॉल्व किया था, क्योंकि इसमें भी ऑर्डर डज नॉट मैटर, कि इसमें तरतीब का कोई मसला नहीं है। सेम फार्मूला यूज़ करना है, NCR। तो N जो होता है ये टोटल वैल्यूज़ के लिए होता है, तो यहाँ टोटल जो पीपल है वो 8 है। R जो है वो मेंबर्स टू बी चूजन, यानी जितने आइटम आपने सेलेक्ट करने हैं, तो 3 लोग कमेटी में शामिल होंगे। तो यहाँ पे 8C3 जो है आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, वरना जहाँ पे N है वहाँ 8 पुट कर दें फार्मूले में, और जहाँ R है वहाँ 3 पुट कर दें। तो ये जो फैक्टोरियल है ये कैलकुलेटर के थ्रू इजीली फाइंड किया जा सकता है। और अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ तो जैसे 3 फैक्टोरियल है ना, तो 3 फैक्टोरियल मीन 3 × 2 × 1, और अगर 4 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 4 × 3 × 2 × 1। तो ये मेथड होता है इसका। तो इसके सोल्यूशन से 56 आंसर आएगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, यू हैव 5 डिफरेंट शर्ट्स एंड 4 डिफरेंट पैंट्स, हाउ मेनी डिफरेंट आउटफिट्स कैन यू मेक बाय चूजिंग 1 शर्ट एंड 1 पेयर ऑफ पैंट्स। तो आपके पास 5 मुख्तलिफ शर्ट्स हैं और 4 मुख्तलिफ पैंट्स हैं, तो आप कितने मुख्तलिफ लिबास बना सकते हैं ना, अगर एक शर्ट और एक पैंट को मुंतखब करेंगे ना एक टाइम में। तो इसमें 20 वाला आंसर है। और इसकी एक्सप्लेनेशन में ना, ईच शर्ट कैन बी पेयर्ड विद ईच पैंट ना, सो द टोटल नंबर ऑफ आउटफिट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो हर शर्ट को हर पैंट के साथ जोड़ा जा सकता है, यानी पहली शर्ट है तो उसको अलग अलग हर शर्ट के साथ उसके साथ पैंट के साथ जोड़ सकते हैं। तो इसलिए जो टोटल लिबास होंगे ना, उनकी तादाद दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, प्रोडक्ट करेंगे, तो उससे आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 शर्ट्स को और 4 पैंट्स को, तो 20 जो है वो पॉसिबल आउटकम्स होंगे। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 3 डिफरेंट फ्रूट्स फ्रॉम अ बास्केट ऑफ 7 डिफरेंट फ्रूट्स, ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो आप कितने तरीक़ों से ना 7 मुख्तलिफ फलों की टोकरी में से ना 3 मुख्तलिफ फल मुंतखब कर सकते हैं। ये उसमें टोटल जो फ्रूट्स है ना वो 7 हैं, लेकिन 7 डिफरेंट है, और उनमें से आपने एक टाइम में 3 उठाने हैं कोई से भी। तो वो कह रहे हैं कितने मुख्तलिफ कम्बिनेशन बन सकते हैं ना उसके। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इसमें भी वो ऑर्डर का जो है वो मैटर नहीं है, यानी तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, और ऊपर वाले क्वेश्चनों में हम इसको सॉल्व करके आए हैं कि इसका फार्मूला होता है NCR, फिर इक्वल N फैक्टोरियल, और ओवर में ना R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई N माइनस R का होल फैक्टोरियल। तो N जो होते हैं ये टोटल मतलब यूनिट्स होते हैं, तो यहाँ पे टोटल फ्रूट 7 है, और R जो है वो जो हमने सेलेक्ट किए होते हैं ना, जो चूज़ करनी होती है वैल्यूज़, तो वो 3 फ्रूट्स हैं, तो R की वैल्यू 3 है। तो 7C3 को आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं कि 7 का बटन प्रेस करना है, फिर C जो है ना वो शिफ्ट, और वहाँ पे कैलकुलेटर में ना आप गौर से देखिएगा जहाँ पे वो डिलीट और AC का बटन है ना, वहाँ कहीं होगा इसका बटन जो C है कम्बिनेशन का। तो फिर शिफ्ट से ये वाला C दबाना है, फिर R की वैल्यू लिखनी है तो इक्वल दबा देना है, वरना नहीं तो आप सिंपल तरीके से ये यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है वैल्यूज़, आप इनको पुट इन करें तो 35 जो है वो आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द पिजन होल प्रिंसिपल। ये जो पिजन होल प्रिंसिपल है ना, स्टेट्स दैट इफ मोर आइटम्स आर प्लेस्ड इनटू अ कंटेनर्स देन द नंबर ऑफ कंटेनर्स। ये जो है ना, ये जो असूल है पिजन होल प्रिंसिपल, उसमें क्या है कि अगर जो आइटम्स है ना, अशिया, उनकी तादाद कंटेनर की तादाद से ज़्यादा हो तो क्या होता है। इसका जो आंसर है ना, एटलीस्ट 1 कंटेनर मस्ट होल्ड मोर देन 1 आइटम। तो कम से कम एक कंटेनर में ना एक से ज़्यादा अशिया होनी चाहिए। और इसकी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा इसको डिस्कस आउट भी करते हैं। इफ़ देयर आर मोर आइटम्स देन कंटेनर्स, यानी अगर अशिया की तादाद ज़्यादा है ना, आइटम्स की तादाद ज़्यादा है कंटेनर्स से ना जिसमें उनको रखा गया, देन एटलीस्ट 1 कंटेनर मस्ट कंटेन मल्टीपल आइटम्स। तो कम से कम एक कंटेनर या बर्तन ऐसा होगा ना जिसमें ज़्यादा अशिया होनी चाहिए। दिस इज़ द एसेंस ऑफ द पिजन होल प्रिंसिपल। तो यही उसका बुनियादी तस्वुर है, एज ये जो पिजन होल प्रिंसिपल है ना इसका। तो यूज टू प्रूव मैनी काउंटिंग आर्गूमेंट्स। तो इसको ना काफ़ी सारे काउंटिंग के जो आर्गूमेंट्स हैं ना, दलाइल वगैरह, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है ना, सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 30 have completed a math project, 25 have completed a science project, और 15 have completed both. तो how many students have completed at least one project? 50 तलबा में से ना 30 ने ना मैथ का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, 25 ने साइंस का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, और 15 ने ना दोनों कंप्लीट किए हैं, यानी मैथ का भी और साइंस प्रोजेक्ट भी।
तो कम से कम ना एक प्रोजेक्ट जिन्होंने मुकम्मल किया है ना वो बताना है वो कितने हैं स्टूडेंट्स। तो इसका 40 आंसर है, लेकिन वो कैसे आएगा उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, टू फाइंड स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड एट लीस्ट वन प्रोजेक्ट ऐड द टू ग्रुप्स एंड सब्ट्रैक्ट दोज काउंटेड ट्वाइस बोथ प्रोजेक्ट्स ना। तो कम से कम एक प्रोजेक्ट मुकम्मल वाले करने वाले जो तलबा हैं उनको मालूम करने के लिए दोनों ग्रुप्स को पहले एडअप करेंगे, फिर दोनों प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने वालों को ना माइनस कर देंगे जिन्होंने एक बार किया उससे। तो दिस अवॉइड डबल काउंटिंग स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड बोथ प्रोजेक्ट। तो इस तरह जो दोनों प्रोजेक्ट मुकम्मल करने वाले तलबा है ना उनको डबल काउंटिंग से बचाया जा सकता है। जैसे एक जो थे वो 30 थे, सेकंड वाले जो दो वो 25 थे, और फिर 15 को उसमें से लेस कर देना। तो इस तरह 40 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच प्रॉपर्टी ऑफ एन एल्गोरिदम इंश्योर्स दैट इट प्रोड्यूसेस एट लीस्ट वन आउटपुट आफ्टर द कैलकुलेशन। तो किस एल्गोरिदम की ये खूबी है ना, कैरेक्टरिस्टिक है कि यकीनी बनाता है ना कि काउंटिंग के बाद कम से कम एक आउटपुट निकलेगा। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो आउटपुट है। उसकी एक्सप्लेनेशन ये है ना कि एन एल्गोरिदम मस्ट प्रोड्यूस सम आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग इनपुट डेटा। तो एल्गोरिदम इनपुट डेटा की प्रोसेसिंग के बाद कोई आउटपुट उसके लिए देना ज़रूरी है। दिस आउटपुट इंश्योर्स दैट एल्गोरिदम हैज़ कंप्लीटेड इट्स इंटेंडेड टास्क। तो ये आउटपुट एल्गोरिदम के मुकम्मल होने की निशानदही करता है। लास्ट में जो स्टेटमेंट है, विच प्रॉपर्टी इंश्योर्स दैट एन एल्गोरिदम विल इवेंचुअली एंड आफ्टर अ फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप। तो किस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ना, प्रॉपर्टी की वजह से ये यकीनी बनता है ना कि एल्गोरिदम जो है फाइनाइट यानी महदूद तादाद में ना उसके स्टेप्स के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है ना फाइनाइटनेस, इसको आप एंडिंग भी कह सकते हैं, इख्तितामियत भी कह सकते हैं। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है कि फाइनाइटनेस मींस द एल्गोरिदम मस्ट स्टॉप आफ्टर अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स। इसका मतलब यह है कि एल्गोरिदम को ना कुछ मखसूस स्टेप्स के बाद रुक जाना चाहिए। विदाउट दिस प्रॉपर्टी द एल्गोरिदम कोड रन इनडेफिनेटली विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फाइनल रिजल्ट। तो अगर ये खूबी नहीं होगी, ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो क्या होगा कि एल्गोरिदम लामतनाही टाइम पे ना इनफाइनाइट टाइम पे चलता रहेगा और उसका जो रिजल्ट है ना फाइनल आउटपुट वो नहीं आएगा। नेक्स्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कंसीडर 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स वांट टू टीम अप एज पेयर फॉर द 14 अगस्त रिलेटेड स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द स्कूल। तो 3 लड़के और 3 लड़कियां जो है 14 अगस्त से मुतालिक स्कूल की तालिब इल्मी कारकर्दगी के लिए ना जोड़े बनाते, पेयर्स बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज दीज पेयर्स कुड बी फॉर्म्ड यूजिंग काउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉब्लम। तो ये जो काउंटिंग प्रिंसिपल जो है उसके मुताबिक ना इस प्रॉब्लम को, ये जो प्रॉब्लम है उसको इस्तेमाल करते हुए ये पेयर्स कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से बन सकती है। तो पहले तो काउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है, इफ़ वन टास्क कैन बी डन इन m ways and another task can be done in n ways, then both tasks together can be done in m cross n ways। तो अगर एक काम को m तरीक़ों से किया जा सकता, ये सपोज किया हुआ है ना m क्या है, और दूसरा काम n तरीक़ों से किया जा सकता है, तो दोनों काम मिलकर जब करेंगे तो उनकी प्रोडक्ट ले लेंगे, m क्रॉस n कर लेंगे। तो देयर आर 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स हैं, सो द टोटल पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग द चॉइसेस ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो क्या करेंगे कि जो पेयर्स थे ना कुल तादाद के, जो मतलब बॉयज़ और गर्ल्स के, उनको प्रोडक्ट करके मालूम की जा सकती है। तो टोटल पेयर्स ऐसे फाइंड होंगे, 3 क्रॉस 3 जो है वो इक्वल 9 पेयर्स, यानी टोटल 9 पेयर्स होंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है, सपोज यू हैव सेलेक्टेड ब्लैक पेन to attend school function and have 3 options of shirt to choose। तो फ़र्ज़ करना है ना, सपोज करना है कि आपने स्कूल फंक्शन में जाने के लिए ना ब्लैक पैंट मुंतखब की है ना, और शर्ट के 3 इंतखाबात, 3 चॉइसेस हैं आपके पास। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज यू कैन ड्रेस अप। तो आपने बताना कि ये जो काउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉब्लम को यूज़ करते हुए कि आप कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से ना लिबास पहन सकते हैं। तो इसका जो आंसर है ना, सिंस द पैंट इज़ फिक्स्ड, यानी पैंट की ऑप्शन फिक्स, और दूसरी जो है वो तीनों शर्ट्स, वो 3 ऑप्शंस हैं, तो टोटल ड्रेस अप वेज जो हैं वो 1 क्रॉस 3 यानी 3 1 3 वेज होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यू आर सिटिंग एट स्टडी टेबल डूइंग होमवर्क। आप मुतालिक की मेज़ पर बैठ कर ना होमवर्क कर। द पेन होल्डर ऑन द टेबल कंटेंट्स 2 ब्लू पेन्स एंड 1 ब्लैक पेन, 2 लेड पेंसिल्स। तो मेज़ पर मौजूद ना पेन होल्डर में 2 नीले पेन है, 1 ब्लैक है और 2 लेड पेंसिलें पड़ी हैं। हाउ मैनी ऑप्शंस डू यू हैव फॉर राइटिंग। आपके पास लिखने के कितने मतलब इख्तियारात हैं, कितनी ऑप्शंस हैं आपके पास। इसका जो आंसर है, टोटल राइटिंग ऑप्शंस जो हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ पेन्स पेंसिल्स ना। तो पेन्स जो थे वो
2 टाइप के थे और पेंसिल्स 1 टाइप की, तो इन सारों को प्लस करें तो 5 आ रहा। लेकिन ये यू कैन चूज़ एनी वन ऑफ दीज 5 फॉर राइटिंग ना, इनमें से कोई सी भी कर सकते हैं। लेकिन ये आंसर हमने क्यों सेलेक्ट किया है ना, ये वाला जो है ये कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम नहीं है, नॉट अ कॉम्बिनेशन, बिकॉज यू आर जस्ट काउंटिंग सिंगल आइटम ना, हमारे पास सिंगल ही आइटम है। नॉट चूजिंग अ ग्रुप, हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है जिनमें से हम कोई चीज़ जो है वो मुंतखब करें। तो हमने बस जस्ट गिवन था पेन्स वो, तो उनमें से कौन सा जो है हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इसका सिंपल आंसर लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉर अ रेस ऑन स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ अ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स आर गिवन अ रेस लाइन एट रैंडम ना। स्पोर्ट्स डे की सरगर्मियों में ना, एक्टिविटीज़ में ये जो रनिंग हो रही थी, दौड़ का मुकाबला था, तो 20 तलबा के एक ग्रुप के को ना बेतरतीब के लिए ना रैंडमली दौड़ की लाइन दी गई, कि उनको लाइन दी गई है लेकिन रैंडमली। तो देयर आर 6 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट रेस, तो पहली दौड़ के लिए ना 6 तलबा को मुंतखब किया गया। हाउ मैनी डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ 6 लाइन्स फॉर स्टूडेंट्स में बी चूजन, तो तलबा के लिए ना 6 लाइनों की कितनी मुख्तलिफ तरतीबें जो है ऑर्डर्स वो मुंतखब की जा सकती। तो ये प्रीम्यूटेशन का क्वेश्चन है। क्यों है प्रीम्यूटेशन का प्रॉब्लम? बिकॉज ऑर्डर मैटर्स इन रेस, क्योंकि जो रेस है उसमें ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। और इसका जो फार्मूला होगा ना P&R जो है, इसमें n फिक्टोरियल और इसके डिवाइड में ना n-r होल फिक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो n होंगे यानी 20 होंगे, और r जो है वो जिनको अरेंज करना है, स्टूडेंट्स टू बी अरेंज, तो वो 6 है। तो अप्लाई करेंगे ये फार्मूला, यानी n की जगह 20 और r की जगह 6 पुट करेंगे। और 20 जो है नीचे जो 20 - 6 करें तो 14 फिक्टोरियल आ जाता है। आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व आउट कर सकते हैं। देखिए आंसर आ रहा है 27907200। राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वैसे ये एक्सटेंडेड इन्होंने लिखा है लेकिन ये सारे ना थोड़े टेक्निकल से एक सवाल है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, इजाज़ जवेरिया लियाकत एंड ज़ैनब आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। तो इजाज़ जवेरिया लियाकत और ज़ैनब जो ना एक कतार में खड़े हैं। हेयर आर द क्लूज ना, कुछ यहाँ पे इशारे दिए गए, क्लूज दिए गए टू डिटरमाइन देयर पोजीशन, जिससे उनकी पोजीशन पता चलती है। तो ए जो है, जवेरिया इज स्टैंडिंग डायरेक्टली बिहाइंड इजाज़, जवेरिया जो है इजाज़ के फ़ौरन पीछे खड़ी है। और ज़ैनब इज़ नॉट नेक्स्ट टू लियाकत, ज़ैनब जो है वो लियाकत के साथ नहीं खड़ी। तो फिर लियाकत इज़ नॉट एट द एंड ऑफ द लाइन, और ये भी बताया गया कि लियाकत कतार के आखिर में नहीं खड़ा है। तो ज़ैनब इज स्टैंडिंग इन द फर्स्ट पोजीशन, तो ज़ैनब पहली पोजीशन पे खड़ी है। इन विच ऑर्डर दे आर स्टैंडिंग ना, उनकी तरतीब बतानी है। तो सबसे पहले ना आंसर के फर्स्ट स्टेप में फ्रॉम क्लू डी जो है ना, ज़ैनब इज़ इन द फर्स्ट पोजीशन ना, तो डी से पता चल रहा है कि ज़ैनब पहली पोजीशन में। तो सेकंड स्टेप में ना क्लू बी जो है, सेज लियाकत इज़ नॉट नेक्स्ट टू ज़ैनब ना, वो लियाकत जो है वो ज़ैनब के साथ नहीं है। सो लियाकत कैन नॉट बी इन पोजीशन 2, तो लियाकत जो है वो सेकंड पोजीशन पे नहीं हो। फिर स्टेप 3 में ना फ्रॉम क्लू सी लियाकत इज़ नॉट एट द एंड, सो लियाकत मस्ट बी इन थर्ड पोजीशन। तो इस वाले क्लू से पता चलता है लियाकत जो है आखिर में नहीं हो सकता, इसलिए लियाकत जो है वो थर्ड पोजीशन पर। फिर क्लू जो है ए वाला, सेज जवेरिया इज डायरेक्टली बिहाइंड इजाज, सो इजाज मस्ट बी इन द सेकंड पोजीशन एंड जवेरिया जो है इन द फोर्थ पोजीशन। तो इसके मुताबिक जवेरिया इजाज के फ़ौरन पीछे है ना, तो क्या इजाज दूसरे नंबर पर होगा, और इससे ना इजाज जो है वो दूसरे नंबर पर होगा और जवेरिया चौथे नंबर पर। तो ये इनकी फाइनल ऑर्डर है, ज़ैनब, इजाज, लियाकत और जवेरिया का। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, प्रोवाइड स्टूडेंट विद अ डिटेल मैप ऑफ द स्कूल, तो तलबा को उनके स्कूल का तफसीली नक्शा फ्राहम करना है। आस्क देम टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट वर्जन हाईलाइटिंग ओनली द मेन बिल्डिंग एंड पाथवेज। तो इनसे कहना है ना कि वो खुलासा जो है ना उसका एब्स्ट्रैक्ट वर्जन वो बनाना है, समराइज वाला, जिसमें सिर्फ मरकज़ी इमारतें और रास्ते नुमा। तो इसका जो आंसर है वो आप वैसे इसकी डायग्रामेटिकली ज़्यादा अच्छा है ना, तो स्टूडेंट शुड फर्स्ट केयरफुली ऑब्जर्व द डिटेल्ड मैप टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। तो तलबा को ना पहले तफसीली नक्शे का बगौर मुताला करना चाहिए ताकि अहम जगहों की शनाख्त हो सके। देन दे कैन ड्रा अ सिंप्लीफाइड वर्जन बाय फोकसिंग ऑन की बिल्डिंग एंड कनेक्टिंग पाथवेज ओनली। तो इसके बाद वो मरकज़ी इमारतों और राब्ते वाले जो रास्ते हैं ना, जो कनेक्टिव पाथवेज हैं, उस पर तवज्जो देते हुए ना एक आसान सा उसका मैप बना सकते हैं। दिस एक्सरसाइज हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्शन एंड प्रायोरिटाइजिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो ये जो है एक्सरसाइज ने समरी जो है ना ये बनाने के लिए और मुतल्लिका जो मालूमात को तरजीह देने की मदद में ना समझ देगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गिव स्टूडेंट्स अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व विद ए सिंपल प्रोग्राम। तलबा को ना एक ऐसा मसला दे जिससे आसान प्रोग्राम के जरिए हल किया जा सके। इनकरेज दैम टू राइट
functions to handle different parts of the problem, abstract complex operations into manageable pieces. तो उनकी हौसला अफजाई करने के वो मुख्तलिफ हिस्सों को संभालने के लिए ना, हैंडल करने के लिए फंक्शन लिखें ताकि पेचीदा जो प्रैक्टिकल काम है ना काबिल इंतज़ाम हिस्सों में तकसीम किया जा सके. इसका जो आंसर है, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद अ क्लियर प्रॉब्लम लाइक कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ शेप्स अलाउइंग प्रैक्टिस इन प्रोग्रामिंग बेसिक्स. तो तलबा को ना वाजी मसाइल देना, जैसे ये अशकाल का रकबा है ना, मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, प्रोग्रामिंग की बुनियादी बातों की एक्सरसाइज इससे हो जाएगी, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी. जैसे जो है ना ये ट्राइंगल है, उसका जो एरिया है 1/2 और बेस मल्टीप्लाई हाइट, जैसे सर्कल है उसका पाई आर स्क्वायर होता है एरिया जो है. दिस अप्रोच ब्रेक्स डाउन द प्रॉब्लम एंड हेल्प स्टूडेंट्स ग्रैस्प एब्स्ट्रैक्शन एंड रीयूजेबिलिटी. तो ये तरीका मसले को आसान तरीक़ों में तकसीम करता है और तलबा को ख़ास जो उसका समरी है ना और कोड को दोबारा इस्तेमाल करने में समझ देता है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गिव द फॉलोइंग वेब फॉर्म इनपुट्स एंड आइडेंटिफाई एनी सिंटैक्स एरर एंड करेक्ट देम. तो दर्ज झैल में ना वेब फॉर्म इनपुट्स दिए गए, तो किसी भी सिंटैक्स की गलती की निशानदेही करनी है. तो इस क्वेश्चन में ना जो ईमेल मिसिंग है ना, अ वैलिड डोमेन जो है उसमें ना सफिक्स लाइक .com और .net, तो ये वाली गलती थी. जैसे करेक्ट ईमेल हो सकती है कि amjadali@gmail. और इसके अलावा जितने भी इनपुट्स हैं वो सिनेटिकली ना वो करेक्ट लिहाज से दुरुस्त है, उनमें कोई सिंटैक्स की एरर नहीं है. लास्ट जो क्वेश्चन है, यू हैव डेवलप्ड अ वेब एप्लीकेशन दैट टेक्स द बजट हेड एंड प्रोवाइड्स टोटल. तो आपने ना एक वेब एप्लीकेशन बनाई है ना जो बजट के उसके ना जो भी वैल्यूज़ है उसकी कुल रकम वगैरह दी हुई है. तो एनालाइज करना है, कुछ बजट की वैल्यूज़ यहाँ दी हुई हैं और उसमें कोई लॉजिकल एरर्स है वो भी बतानी है टोटल अमाउंट वगैरह में. तो इसका जो तो टोटल सम जो है इसमें करेक्टली दिया हुआ था, उसकी कैलकुलेशन भी करेक्ट थी, उसमें ऐड किया हुआ था ना रेंट, यूटिलिटीज़ और ग्रॉसरी. तो नो लॉजिकल एरर्स आर फाउंड इन द टोटल अमाउंट. तो दी गई रकम में ना कोई भी लॉजिकल एरर मौजूद नहीं थी. However, ensure input values are all validated in the app to avoid further errors. ताम ना ऐप में हमेशा इनपुट वैल्यूज़ की जांच पड़ताल करनी चाहिए ना, उनको चेक करना चाहिए, वेरीफाई करना, ताकि फर्दर जो मिस्टेक्स हैं उनसे बचा जा सके. यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है इसके सारे जो MCQs है, शॉर्ट क्वेश्चंस है, डिटेल वाले क्वेश्चंस हैं, ये सब कंप्लीटेड है. उम्मीद है ये वीडियो, ये नोट्स, ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा. इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल के पेज पे उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है. उसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं. अगर कोई सजेशंस हो और या कोई मिस्टेक्स वगैरह तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे. हैव अ नाइस टाइम.